उन दिनों में सामाजिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी। कलकत्ता में हम कुछ मारवाड़ी नवयुवकों ने मिलकर एक गुप्त समिति की स्थापना की। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई साहब बता रहे हैं। उस समिति का उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, सामाजिक तथा सेवा करना था, परंतु उसके सारे कार्य गुप्त रखे जाते थे। हमारी जो मारवाड़ी नवयुवकों की छोटी सी समिति थी उसमें भी चार भाग थे। जो चौथा भाग था वह तो केवल सामाजिक कार्य करता था, राजनीतिक कार्य करता ही नहीं था। तीसरा भाग जो था उसका कुछ कुछ राजनीतिक गतिविधि का भाग था, पता भले ही था पर वह भाग नहीं लेता था। दूसरे भाग वाले लोग बाहर से सहायता करते थे। जो प्रथम श्रेणी के थे उनको अपने समिति के कार्यों का पूरा पता था। सबके जिम्मे अपने अपने काम बांटे हुए थे। गुप्त समिति में हम लोग लगभग 25 लड़के थे, जिसमें सदाचार संहिता के नियम पालन कराए जाते थे और समाज सुधार का ठोस विचार तथा कार्य होते थे। वह गुप्त समिति भी प्रधान रूप से सामाजिक कार्य करती थी। उस समिति के अंतर्गत एक समिति और बनी, वह राजनीतिक रुचि रखती थी, पर वह राजनीतिक शुद्ध राजनीति नीति कांग्रेस तक जाने की। उनके अंतरंग एक और समिति बनी, वह विप्लववाद का समर्थन करती थी। उसका हिंसा में विश्वास था। चौथी समिति थी, उसमें शपथ आदि के कड़े नियम थे। यह काम हमारा चल रहा था। मैं उस समय चौथी गुप्त समिति थी उसका सदस्य था। मारवाड़ियों में तो हम प्रथम थे, बंगालियों में तो कहीं दूर दूर में रहे होंगे। पर बुदयाल हिम्मत सिंह का भी उसी समिति में थे, जो बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील बने। क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बताते हैं भाई जी। डॉक्टर श्री हजारी लाल माहेश्वरी के कथनानुसार किसी समय किसी अंश में मेरा क्रांतिकारी जीवन था और लगभग पौने 2 वर्ष बंगाल के एक गांव में नजरबंद के रूप में भी रहा था। पर आज न तो वह जीवन है न वह काल का। उस समय देशभक्ति व्यापार नहीं था, वह बाजार में बिकती नहीं थी। देशभक्ति सिद्ध करने के लिए कारागार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। वह था मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बिना किसी आशा आकांक्षा के जीवन को उत्सव कर देने का निर्मल भाव। हजारों हजार उगते और चढ़ते सूर्य जैसे नवयुवकों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। मातृभूमि की बलि वेदी पर सामने चमकने वाले वे बहुत हैं, पर उन्होंने अपना रक्त दिया और मातृभूमि की स्वतंत्रता। प्रसाद जी जो नींव के रोड़े बने उन्होंने कोई नहीं जानता था। उस जमाने की बात दूसरी थी। उसमें था केवल विशुद्ध त्याग और आज है उसके स्थान पर अधिकार की मांग। आज राष्ट्रीयता के नाम पर जातिवाद, भाषावाद और प्रांतवाद चला रहे हैं। अधिकार का भूखा नेतृत्व बुरी तरह झगड़ रहा है। एक निरीह विद्यार्थी एवं जनता को भड़काकर उनके द्वारा देश को लजाने वाले उपद्रव यत्र तत्र करवाए जा रहे हैं। हम एक ही ईश्वर के मानने वाले, एक ही भारत में रहने वाले, एक दूसरे पर घृणित प्रहार कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी ही, भाई जी ने आजकल जो चल रहा है उसके बारे में कितना अच्छा जो है बताया है। उन दिनों जो क्रांतिकारी थे देश के जो लड़ रहे थे, वो सचमुच में देश के लिए कुछ कर जाने के लिए अपनी जान पर भी बाजी लगा देने वाले युवक थे। और भाई जी एक बार दल की डकैती की बात सुना रहे हैं। चरित्र उसमें कितना ऊंचा था। डाका डालते थे, पर डाका डालते थे वहां जहां पर बहुत धनवान लोग होते थे। मैं तो कभी डकैती करने गया नहीं, क्योंकि सच्ची बात मेरी डकैती करने की हिम्मत ही नहीं। परंतु मेरे से बड़े उम्र के जो साथी थे वे लोग जाया करते थे। वे क्यों जाते थे? बंगाल में उस समय विप्लववादियों का जोर था, उसके लिए पैसे चाहिए, चंदा उस समय लोग देते नहीं थे। विप्लववादियों से लोग डरते थे। कुछ लोग छिप छिप कर देते थे, कुछ लोग छिप कर सहानुभूति भी रखते थे। कमाई उनकी कुछ थी नहीं, तो वो क्रांतिकारियों को खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आए, इसलिए सोचा जाता था कि जिनके पास बहुत रुपए उनके घर से वसूल किया जाए। बड़ी विचित्र बात सुनाता हूँ आपको।
वे नौजवान लड़के पिस्तौल आदि लेकर डाका डालने जाते। किसी के घर गए तो देखा घर में बूढ़ी दादी माँ है तो उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया। वे पूछती बेटा कैसे आए, तब वे सच्ची बात कहते माँ जी देश के लिए धन की जरूरत है और हम लोग देश के लिए आपकी सेवा में आए हैं, धन की भिक्षा मांगने आए हैं, डाका डालने का नहीं कहते। हमें पता लग गया है कि आपके घर में आवश्यकता से अधिक धन है, आप अपनी इच्छा से हमें जो कुछ दे दें हम लेकर चले जाएंगे। पुरुषों से कहते यदि नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे, आपका धन पवित्र हो जाएगा, वह देश के काम आ जाएगा। इस प्रकार कहकर वे यदि कुछ दे देते तो जो भी दे देते उसी में संतोष करके लौट आते। डाका नहीं डालना, किसी को सताने। यदि वे लोग मानते तो पिस्तौल निकाल लेते, पिस्तौल निकाल कर माताओं से कहते आप तो अलग हो जाओ, आप हमारी माँ हो, तुम हमारी बहन बेटी हो, तुम भी अलग हो जाओ। पुरुषों से निपटना है और उनसे कहते चाबी दो, चाबी लेकर जितना मिलता उसे ले जाते, परंतु मजाल नहीं कि एक पैसा भी उसमें से अपने काम में लेते। मैं ये नहीं कहता कि यह पद्धति अच्छी थी, हिंसा की पद्धति तो खराब ही थी, पर उनका भाव बड़ा ऊंचा था। वह भाव आज है ही नहीं। आज तो देशभक्त भी पहले सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा। उसमें उन लड़कों को क्या मिलता था, उनको मिलता था अपमान, घर वालों का तिरस्कार, घर वाले उन्हें घर से निकाल देते थे, उन्हें मिलते थे पुलिस के डंडे, बिजली के झटके और फिर जेल हो जाती थी या फांसी हो जाती थी। यह सब वह हंसकर जो है सह लेते थे। उसमें मन में बहुत उमंग थी, किसी भी बदले की आधिकारिक कार्तिकी यश की इन क्रांतिकारियों के मन में किसी प्रकार की कल्पना भी नहीं थी। विशुद्ध देश सेवा और देश सेवा के लिए चुपचाप प्राणों का परित्याग कर देना उनका उद्देश्य था। आजादी के दीवाने थे ये उन दिनों का। अब ये आ, रोड़ा कांड, ये घटना सुना रहे हैं। रोड़ा कंपनी के नाम से बंदूक बनाने वालों का एक फर्म था। उस फर्म से पिस्तौलों का चोरी हो जाना बंगाल में क्रांतिकारी कार्यों में वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण था। 26 अगस्त 1914 बुधवार के दिन जिस कलर के जिम्मे कस्टम ऑफिस से बंदूक का और गोलियों के पार्सल छुड़ाने का कार्य था, उसने 202 पेटियों को वहां से छुड़ाया, पर अपने मालिक के बंसी टोड रोड स्थित गोदाम में वह सिर्फ 192 पेटियों को ही लेकर आया। उसके बाद वह यह कहकर वहां से चला गया कि बाकी बची हुई पेटियों को लेकर वह वापस आ रहा है। वह फिर कभी नहीं लौटा। 3 दिन के बाद इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दी गई। उन 10 बक्सों में 50 माउजर पिस्तौल थी और उनमें काम आने वाली 46,000 गोलियां थी। ये पिस्तौल बड़ी साइज की थी, अर्थात 300 बोर की थी और प्रत्येक पिस्तौल पर नंबर दिया हुआ था जिसका रिकॉर्ड रोडा एंड कंपनी के पास था। सरकारी अधिकारियों के पास इस बात का पक्का प्रमाण मौजूद था कि बंगाल के 9 विभिन्न दलों को इनमें से 44 पिस्तौलें उसी समय बांट दी गई थी और उन पिस्तौलों को उसके बाद वे 54 डाकों और हत्याकांडों में व्यवहार में लाया गया है। यह बात आसानी से कही जा सकती है कि अगस्त 1914 के बाद बंगाल में शायद ही कोई क्रांतिकारी घटना ऐसी घटी हो जिसमें रोड़ा कंपनी की इन पिस्तौलों का व्यवहार में नहीं लाया गया हो। तो ये उन दिनों में तो आज़ादी के लिए जो थे नौजवान बहुत ही अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। 15 जुलाई 1955 को इसके पश्चात श्री रघुनाथ प्रसाद जी सिंघानिया को लिखे पत्रों में भाई जी ने अपने क्रांतिकारी जीवन की बहुत सी बातें लिखी हैं। पत्रों के कुछ अंश देखिए। ये है 15 जुलाई 1955। प्रिय श्री सिंघानिया जी से प्रेम हरि समरण। सन 1914 की घटना का इतिवृत्त जो आपने लिखा है वह बिल्कुल सत्य है। कलर का नाम जहाँ तक मुझे याद है श्री चंद्र मित्र था।
इस घटना के कुछ दिनों बाद हमारी दुकान में जो पार्क की कोठी में थी तलाशी हुई थी, पर मेरे ससुर श्री मंगतूराम जी श्रावगी का पुलिस वालों के साथ कुछ संबंध था। उनके प्रयत्न से वे सब कागजात उस समय दबा दिए गए थे। भाई फूलचंद चौधरी के मकान में पिस्तौलों के ये ये एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो किस प्रकार उनके दिल में पहले देश को आजाद कराने की दोनों सवार थी, और उस आजादी के बाद जो है उन्होंने किस प्रकार अपने देश की और अपने धर्म की जो है बहुत बड़ी सेवा की थी। तो ये हमारे हनुमान प्रसाद जो थे, उन्होंने सचमुच में पहले आजादी के लिए जीवन बलिदान कर दिया और फिर सब कुछ जो है न्यौछावर कर दिया हिंदू धर्म की सेवा के लिए। ऐसे महानुभाव जो है ना बहुत ही कम हुआ करते हैं। अब भाई जी जो है अपनी नजरबंदी और साथ में साधना के बारे में बता रहे हैं। ये 27 अगस्त 1916 को कहते हैं मुझे बंगाल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी श्री कमिंग महोदय का एक आर्डर मिला, जिसमें मुझे बांकुड़ा जाकर बांकुड़ा जिले में शिमलापाल नामक स्थान में रहने का आदेश था। और उस ऑर्डर में कहा गया था कि डीआईजी महोदय के बताए हुए समय पर तुम बांकुड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट से मिलो और वे बांकुड़ा से 24 मील दूर एक छोटा सा गांव शिमलापाल में जब जहां रहने को कहें रहो। ऑर्डर देकर मुझको छोड़ दिया गया और मैं घर आ गया और उसी रात को घर से चलकर बांकुड़ा पहुंचा और श्री जय दयाल जी गोविंदका के पास ठहरा। दूसरे दिन 28 तारीख को पुलिस सुपरिटेंडेंट से मिला। उन्होंने मुझे शिमला पाल में जाकर अमुक मकान में रहने का आदेश दिया। अब तो वहाँ बांकुड़ा से बस जाती है, पर उस समय तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। दो स्थानों पर छोटी छोटी नदियाँ पार करनी पड़ती थी। अब तो नदियाँ पर भी पुल बन गए हैं। रात को 9 बजे बांकुड़ा से रवाना हुआ तो दूसरे दिन 12 बजे पहुंचा वहां के पुलिस अधिकारी की बताए हुए छोटे से झोंपड़े में, जिसको उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। रहने लगा। वहां मैं लगभग पौने 2 साल तक रहा। सरकारी 80 रुपये महीना खर्च के लिए देती थी। 30 रुपया मुझको और 50 रुपया कलकत्ता के मेरे घर वालों को। उस समय बहुत सस्ती चीजें थी, इसलिए 30 रुपया मेरे लिए बड़े ठाट बाट से रहने योग्य थे। 30 रुपये में उस समय मैं राजा की तरह रहता था। मैं अकेला कितना खाता तो बाकी जो पैसा बचता है वहाँ गरीबों में बांट देता। वहाँ पर भी मेरे पास कभी पैसा बचता नहीं था, वहाँ गरीबों में बांट देता। वहाँ पर भी मेरे पास कभी पैसा बचता नहीं था। इतना ही नहीं, शिमला में गेहूं आटा मूंग की दाल नहीं मिलती थी और सब चावल आदि तो मिलते थे। चावल 1.5 रुपये का 1 मन और बढ़िया चावल उसमें 3 रुपये का 1 मन मिलता था। दूध 2 पैसे का सेर, घी 1 रुपये का 2.25 सेर मिलता। 1 पैसे का चावल कई दिन तक चलता। तो मेरे लिए गेहूं का आटा, दाल, देसी चीनी, अचार, पापड़ आदि ये मारवाड़ी घर की चीजें जय दयाल जी गोविंदका और श्री बख्श जी बाजोरिया बराबर बैलगाड़ी में भेजते रहते। बिना किसी डर या संकोच के 2.25 साल तक भेजते रहे। मेरे गिरफ्तार होने के बाद कलकत्ते में घर पर कोई पुरुष नहीं था। केवल मेरी बूढ़ी दादी, मेरी माँ, पत्नी और 2 छोटी बहनें थी। पैसा पास था नहीं। दादी जी ने सब संभाला, 1 पैसा किसी से नहीं लिया। घर वाले, परिचय वाले, मित्र दोस्त सब अलग हो गए। किसी ने घर वालों से संपर्क नहीं रखा। समाज के अच्छे अच्छे लोग जिनसे मेरा संपर्क था, उन लोगों ने घर वालों से मिलना बंद कर दिया। उन लोगों ने चुपके से दादी जी को कहला दिया कि हमारे पास कोई तुम्हारा आदमी नहीं आवे। इसका यह अर्थ नहीं है कि परिवार वालों के मन में द्वेष आ गया था। प्रेम था, पर भय इतना था कि इनसे संपर्क रखने में हमारे पर विपत्ति नहीं आ जाए। यहाँ तक कि भय था कि हमारी साहित्य संवर्धनी समिति थी, उसने गीता प्रकाशित की थी। गीता के मुख पृष्ठ पर हम लोगों ने भारत माता का चित्र छापा था।
जिसके एक हाथ में गीता थी, दूसरे हाथ में तलवार। हमारी उस समिति के मंत्री श्री नारायण बाजोरिया थे। इतना भय हुआ कि उनके चाचा जी श्री रामलाल जी ने वह गीता जला दी, क्योंकि उसके ऊपर वैसा चित्र था। श्री जय दयाल जी गोविंद का जब जब बांकुड़ा आते तब मेरी दादी से अवश्य मिलते। इनके अतिरिक्त उस समय दादी से उनके सुख दुख की बात पूछने वालों में कलकत्ता समाचार के संपादक डॉक्टर झाबरमल जी शर्मा, श्री राम कुमार जी गोयनका, श्री बनारसी प्रसाद झुंझुनवाला और मोतीलाल जजोदिया थे। इन लोगों की उस समय यह सहानुभूति मुझे हमेशा के लिए उन लोगों का कृतज्ञ बनाए हुए है। शिमलापाल छोटा सा गांव था, सब बंगाली ही बंगाली थे। केवल पुलिस में 2 सिपाही बिहार के और एक यूपी के थे। शिमलापाल में रहते रहते लोगों से बड़ी आत्मीयता हो गई और वह मेरा घर सा बन गया। मेरे से सभी बड़ा प्रेम करते, घर का व्यक्ति मानते। पास में ही थाना था, तो पहले तो प्रतिदिन प्रातः 7 बजे थाने में जाकर हाजिरी देने का नियम था। मेरी डाक भी पुलिस की मार्फत आने का नियम था। पर बाद में मैं इतना हिम्मत गया कि जब थानेदार बाहर रहता तो उसका सारा काम मैं करता। थानेदार श्री राजाराम मंडल और उसके परिवार के लोग मुझे अपने घर का ही सदस्य मानते। डाक में खोलता, उत्तर में लिखवाता, लिखने वाले मेरे नीचे काम करते, रजिस्टर में लिखता। मेरे लिखे हुए रजिस्टर अभी तक वहाँ पड़े हैं। अभी कुछ वर्ष पहले मैं गया था तो देखे थे। 6 महीने में ही वहाँ से मेरी अच्छी से अच्छी रिपोर्ट जाने लगी। रिपोर्ट भेजने वाले जो थाने के लोग थे, तो मेरे आचरण के बारे में जो भी रिपोर्ट सरकार के पास जाए वह बढ़िया से बढ़िया जाने लगी। सरकार को इससे विश्वास हो गया कि आदमी राजनीतिक तो जरूर है, क्रांतिकारी भी है, पर बेईमान नहीं। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, कच्ची जमीन, उस पर छन छन छाई हुई थी। दीवारें भी कच्ची थी। अभी तक वह झोपड़ी वैसी ही है। उसका 3 रुपये किराया देता था। सरकार 50 रुपया मासिक खर्च लिए घर वालों को देती, तो 30 रुपया मासिक मेरे को। सरकार का नियम था कि मैं किसी गांव के बाहर के आदमी से नहीं मिलूं। उस ग्राम के आदमी से भी शाम को 6 बजे के बाद नहीं मिलूं। शाम को 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक झोपड़ी से बाहर नहीं निकला जाए। किसी भी शिक्षा संबंधी व्यक्ति से न मिले, चाहे अध्यापक हो या विद्यार्थी। सरकार के मन में भय था कि कहीं विद्यार्थियों को बिगाड़ देगा। वहाँ पहले तो मेरे पास 3 काम थे: नाम जप करना, ध्यान करना और स्वाध्याय करना। रोटी बनाने का तो काम था ही नहीं, था ही। रोटी तो अपने आप बना करता था, कभी 2 समय बनाता, कभी 1 समय ही बनाता, पर बनाना सीख गया था। अभी भी मैं अपनी रोटी बना सकता हूँ, इतना अभ्यास है। चौथा काम फिर भी आ गया, होम्योपैथिक दवा वितरण करने का। एक वृद्ध अंग्रेज सिविल सर्जन वहाँ आया करते थे। वे हर महीने मुझे देखने आते हुए बड़े ही दयालु साधु स्वभाव के सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या काम करते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं करता। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 2 काम बताता हूँ। तुम्हारे पीछे जो जमीन खाली पड़ी है उसमें तुम फूलों के पेड़ लगाओ। मैं तुमको बीज भेज दूंगा। तुम्हारे पीछे बड़ी सुंदर फुलवारी तैयार हो जाएगी। दूसरा, यहाँ आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है तो तुम होम्योपैथिक दवा वितरण किया करो। मैंने कहा कि मैं जानता नहीं और मैंने ये काम कभी किया नहीं। वे बड़े प्रेम से बोले कि मैं तुम्हें इसके लिए सहायता भेज दूंगा। मैं हूँ तो एलोपैथिक सर्जन, लेकिन होम्योपैथिक दवा तुम्हें भिजवा दूंगा। तुम भगवान का नाम लेकर निशंक दवा दिया करना, तुम सफल हो जाओगे। यह आशीर्वाद वे वृद्ध पुरुष दे गया। उनका नाम मिस्टर वास था। वे बंगला बोलना जानते थे। उन्होंने फिर मुझे होम्योपैथिक दवाएं और पुस्तकें भेज दी। फिर मैं यह काम और करने लगा। पुलिस की लगातार अच्छी रिपोर्ट जाने के कारण 1.25 साल बाद सरकार ने मेरी पत्नी को वहां रहने की छूट दे दी। तब से वह मेरे पास रहने लगी और मैं रसोई बनाने वगैरह से मुक्त हो गया और साथी मिल जाने से मुझको भी बड़ा आराम रहा। मेरी पत्नी, जो एक प्रकार से निराशा सी हो चुकी थी, मेरे पास रहकर बहुत सुखी हो गई। 6 महीने वह भी उसी झोपड़ी में रही। वह होम्योपैथिक दवा की पुड़िया बांधने में मेरी मदद करने लगी। वहाँ शिमलापाल में एक बार मेरी दादी जी और मेरे मामा श्री मेघाराम जी बजोरिया मुझसे मिलने आए। सरकार ने उनको अनुमति दे दी थी। वहाँ मुझे नाम जप के चमत्कार भी देखने को मिले। एक बार वहाँ मुझे टाइफाइड हो गया। वहाँ कोई विशेष डॉक्टर वैद्य नहीं थे।
एक बंगाली वैद्य थे, वे बेचारे आया करते। एक पुराने कंपाउंडर थे, वे दो चार दवाएं अपने पास रखते थे। हमारे पड़ोस में ही उनका छोटा सा घर था, वे बराबर आया करते थे। अकेला था, इसलिए एक दिन उन मन में घबराहट होने की। मन में आया कि क्या भगवान के नाम में इतनी शक्ति नहीं कि मेरी घबराहट मिटा दे। बस मैंने जोर से जब शुरू किया, थोड़ी ही देर मुझे केवल मानसिक शांति ही नहीं मिली, मेरा ज्वर भी उतरने लगा। नाम जपने से मेरा ज्वर उतार दिया, मुझे अच्छा कर दिया। एक और अनुभव और हुआ। समाचार मिला कि मेरी दादी कलकत्ता में बीमार है और वे मेरे से मिलना चाहती हैं। वे आने की स्थिति में नहीं थी। नियमानुसार मैं बाहर जा नहीं सकता था और इसके लिए बंगाल सरकार की आज्ञा चाहिए। कलेक्टर भी मुझे भेज नहीं सकते थे। कलेक्टर के मार्फत पत्र जाए तब कहीं काम बने। मैंने मन में बड़ी व्याकुलता हुई। इसी निमित्त मैंने भगवान के नाम का जाप शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे कि एक डिप्टी कलेक्टर मुआयने के लिए आए। वे कभी कभी थाने में आया करते थे, मेरे से मिलने आए। वे चरगांव के मुसलमान थे, पर थे बड़े सुहृदय व्यक्ति। उनकी बड़ी पहुंच थी। मैं राजनीतिक बंदी था, लेकिन लोगों के मन में बड़ा सम्मान था कि ये लोग देश के लिए कष्ट उठा रहे हैं। उस जमाने में जो राजनीतिक बंदी थी, मैं अपने लिए तो क्या कहूँ, ये सब स्वार्थ रहित थे। उनका केवल एक ही स्वार्थ था कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे देना। अच्छे लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान था। यद्यपि सरकार का मन में बहुत डर था, पर मन में सम्मान था, इसलिए वे थे तो मुसलमान, पर उनके मन में बड़ी अच्छी भावना थी। उनसे मैंने सारी बातें बताई कि दादी बीमार होने से मैं कल ही जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कल ही ऑर्डर आ जाएगा। मैंने कहा ऑर्डर तो कोलकाता से आएगा, कल कैसे आएगा। वे बोले कि आप देखिए तो सही। उन्होंने अपनी यात्रा के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उसी दिन वे बांकुड़ा गए और बांकुड़ा से कलकत्ता गए। कलकत्ते जाकर वे गवर्नर के सेक्रेटरी से मिले। मिलकर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं देख कर आया हूँ कि उनकी बूढ़ी दादी बीमार है और उसे 15 दिनों के लिए जल्दी से जल्दी पैरोल पर छोड़ने से दूसरे दिन ही ऑर्डर आ गया। यह मैंने भगवान नाम का चमत्कार देखा। इसी तरह मुझे एक बार और पैरोल पर जाने की अनुमति मिली। 2 बार कलकत्ते गया, एक बार 7 दिन के लिए, दूसरी बार 15 दिनों के लिए। केवल वहाँ थाने में जाकर रिपोर्ट करके आ गया कि मैं जा रहा हूँ और लौटकर रिपोर्ट कर दी कि मैं आ गया हूँ। इसके पश्चात मार्च या शायद अप्रैल 1918 के शेष सप्ताह में मुझे बांकुड़ा कलेक्टर ने बांकुड़ा बुलाया और एक दस्तावेज पर सही करने का अनुरोध किया, जिसमें लिखा था कि मैं भविष्य में किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे समझाया था कि तुम्हारे आचरण व्यवहार से सरकार बहुत संतुष्ट है, तुम्हें इस प्रकार के कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु मैं उनकी बात मान नहीं सका और मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मैं राजनीति से अलग रहने का कोई वचन नहीं दे सकता। मैंने कहा कि मेरी बुद्धि अब उगड़ता तो नहीं है, पर राजनीति में भाग नहीं लूंगा, यह बात नहीं लिखूंगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है। इस पर उन्होंने फिर मुझे शिवपाल लौटा दिया। परंतु उसके बाद ही 4 मई 1918 का बंगाल सरकार के एडमिशनल सेक्रेटरी श्री स्टीफेंसन महोदय का आदेश मुझे 14 मई को मिला और उसमें यह कहा गया था कि तुम बंगाल छोड़ दो और जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं मिले फिर भी बंगाल में प्रवेश मत करो। 5-6 दिन बाद दूसरा ऑर्डर 1800 98 का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेगुलेशन था, उसके अंतर्गत मुझे बांकुड़ा आने पर दिया गया, जिसमें मुझे 24 घंटे के भीतर बंगाल छोड़ने का आदेश मिला था। मेरी दादी जी आदि कलकत्ता में थी, उनको समाचार भेज दिया गया कि मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आसनसोल होकर सीधा रतनगढ़ चला गया। कलकत्ता से मेरे परिवार के लोग भी चलकर रास्ते में मेरे साथ हो गए। मैंने मालवीय जी को पत्र लिखा कि मैं जा रहा हूँ। मालवीय जी मुझे पुत्रवत मानते थे। उन्होंने बीकानेर महाराज को पत्र दे दिया कि हनुमान प्रसाद और रतनगढ़ जा रहा है। यह राजनीतिक बंदी रहा है, पर इसे किसी प्रकार से तंग न किया जाए। यह अपने घर का ही व्यक्ति है। बीकानेर महाराज मुझे कुछ बोले नहीं। मैं कुछ दिन रतनगढ़ रहा। रतनगढ़ कुछ समय रहने के बाद भाई श्री जमुना लाल जी बजाज के अनुरोध पर मैं बम्बई जाकर रहने लगा और लगभग 1.5 वर्ष बाद बंगाल में सरकार ने अपने उस आदेश को वापिस ले लिया। अब जो है भाई जी अपने बम्बई में जीवन का वृत्तांत सुनाते हैं। कुछ महीने रतनगढ़ रहने के बाद
भाई जी जमनालाल लाल जी बजाज के अनुरोध से जिनसे मेरा परिचय तो कलकत्ते में ही हो गया था, बम्बई चला गया। घर वाले रतनगढ़ ही रहे। बम्बई में जमनालाल लाल जी ने मेरे साथ जैसा सदैव व्यवहार किया उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। जमनालाल लाल जी से परिचय तो पहले का था, पर बम्बई में तो वे केवल मेरे परिचित जमनालाल लाल जी नहीं थे। जमनालाल जी थे मेरे सहायक, मेरे संरक्षक, मुझ में गुण देखकर उनका विस्तार करने वाले, सच्चे आत्मीय, मेरे सुख दुख के साथी, अकारण सुहृद और मेरे अंतरंग मित्र। उन्होंने मुझे हर तरह से अपनाया, बढ़ाया और मुझ पर विश्वास किया कि अपना हृदय खोलकर मेरे सामने रख दिया। वे अपने जीवन की मन की गुप्त से गुप्त बातें मुझे बतलाते, मेरा सुनते, सलाह परामर्श देते लेते। आरंभ में उन्हीं की हिस्सेदारी में मैंने शेयर बाजार में काम शुरू किया। उसके उनके साले तथा प्रधान मुनीम श्री चिरंजीव लाल जी की हिस्सेदारी में मैंने रुई का काम प्रारंभ किया। पीछे ताराचंद जी, घनश्याम दास जी फ्रम के भाई श्री निवास जी पोदार की, बाल कृष्ण लाल जी की हिस्सेदारी में शेयर बाजार में काम किया। बंगाल भगवान के मंगल में विधान के अनुसार मुझे व्यापार में सफलता नहीं मिली। मिलती तो पैसे वालों का सा ही जीवन होता, पर श्री जमुना लाल जी, श्री चिरंजीव लाल जी, श्री निवास दास जी तथा श्री बाल कृष्ण लाल जी ने मुझसे जो अदृश्य व्यवहार किया वह सदा स्मरणीय है। मेरे द्वारा श्री निवास दास जी, श्री बाल कृष्ण लाल जी आर्थिक हानि हुई, पर उसके लिए उन्होंने कभी एक शब्द भी उल्हाने का तो कहा ही नहीं। मृत्यु के अंतिम क्षण तक दोनों भाई मुझे प्यार ही नहीं देते रहे, मेरा हृदय से आदर करते रहे। अब शीर्षस्थ नेताओं से घनिष्ठ संपर्क के बारे में भाई जी बताते हैं। बम्बई में महात्मा गांधी से बहुत निकट का घरेलू संबंध हो गया। वहाँ कई बार मेरे घर भी आए। वहाँ श्री विठल भाई पटेल, श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री काका कालेलकर, श्री विनोबा जी, श्री दादा धर्माधिकारी, श्री कृष्णदास जी जाजू, श्री उमर सोमानी, श्री मौलाना शौकत अली, श्री मौलाना मोहम्मद अली आदि नेताओं से संबंध बढ़ा। श्री जमुना लाल जी की पड़ी के ऊपर एक बड़ा सा हाल जमुना लाल जी ने नेताओं के ठहरने के लिए सुरक्षित कर रखा था। जमुना लाल जी वर्धा में हों या बम्बई में, नेतागण उनके हाल में स्वच्छंद ठहरते। पैडी वालों को यह आदेश था कि वे नेताओं के लिए खान पान, बम्बई में भ्रमण आदि तथा आवश्यकता होने पर रेल किराया तथा अन्य खर्च की आदर पूर्वक व्यवस्था करें। जमुना लाल जी मानो इसमें देश के प्राय सभी नेताओं के आश्रय स्थल थे। वे बड़े बड़े नेताओं से परिवार में जाकर उनसे घरेलू संबंध स्थापित करते। बम्बई में पूज्य मालवीय जैसे मेरा संपर्क हुआ बहुत बड़ा। उनके दो पुत्र श्री राधाकांत मालवीय और मुकुंद मालवीय प्राय मेरे पास ही रहा करते थे। उस समय मालवीय जी महाराज की आस्तिकता कई घटनाओं द्वारा मुझ पर असर पड़ा। बम्बई में ही श्री कन्हैया लाल जी मुंशी, श्री जिन्ना, श्री मूला भाई देसाई, श्री पुरुषोत्तम दास, श्री ठाकुर दास आदि महानुभावों से मेरा न्यूनाधिक निकट का संबंध हुआ। तिलक महाराज के साथ भी मेरा संबंध था। उनके बाद ही महामना मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबू परसोत्तम दास टंडन, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि से निकट का संबंध हो गया। सन 1921 की बात है, मैं उस समय बम्बई में था। लाला लाजपत राय थे, वे मेरे पास ही ठहरे थे। उसमें जो हूँ मैं एक ज्योतिषी रहते थे, मुझे कौतूहल था, मैं उस ज्योतिषी के पास चला गया। शाम को लौट कर आ तो लाला लाजपत राय ने कहा, भैया तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा जो हो गया था एक ज्योतिषी के पास। उसमें बहुत से लोग सर सीआर दास आदि गिरफ्तार हो चुके थे, पर ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। लाला जी ने कहा, अच्छा ज्योतिषी है, ठीक बताता है? मैंने कहा बताता तो है। बड़ी विनोद की भाषा में बोले, यार कल जाओ तो पूछ कर आना लाजपत राय कब पकड़ा जाएगा। अब बताइए यह क्या बात है? यह गिरफ्तार होने की इच्छा क्यों? उसमें सुख की प्रतीति हो गई। महात्मा गांधी के लेख उन दिनों नवजीवन में प्रकाशित हुए थे कि देश के लिए जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए। उनके लेखों और व्याख्यानों के द्वारा उसमें एक ऐसी वातावरण का निर्माण हो गया कि देश के लिए जेल जाना गौरव की बात हो गई। लाला लाजपत राय श्री के व्यक्ति के लिए जेल जाने में गौरव की भावना हो गई। संत परवर पूज्य सेठ जी की आज्ञा मानकर बम्बई में सत्संग की शुरुआत। बम्बई जाने के बाद पूज्य सेठ जी जयदयाल गोयनका से संपर्क बढ़ा। 2-3 बार उनको बम्बई में बुलाया था। पूज्य सेठ जी जब पधारे तो कई दिन तक सत्संग का लाभ मिला। लौटते समय बोले यहाँ भी सत्संग चालू रखना चाहिए। प्रश्न आया कि हमेशा कौन बोलेगा? सेठ जी ने कहा तुम बोला करो। उस समय मुझे बोलना नहीं आता था, लिखने का तो कुछ अभ्यास था, पर बोलने का अभ्यास नहीं था।
मेरी हिम्मत बोलने की नहीं थी, उनकी आज्ञा मानकर थोड़ा बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पैर कांपने लगे, पसीना आ गया। कुछ दिन बोलने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, खूब बोलने लगा। फिर बहुत लोग आने लगे। वहाँ बोलने से एक लाभ हुआ, जो बोलना है वह यदि सचमुच मन से बोलता है तो बोलने वाले पर जिम्मेदारी आती है। वह कहता है सत्य बोलो, यदि वह असत्य बोलता है तो आत्मा उसे कचोटती है। तुम किस मुंह से कहते हो कि सत्य बोलना चाहिए? सत्संग में बात वही कहनी पड़ती है जो अच्छी हो, और अच्छी बात जो कहता है उसके पल्ले पड़ती है। इस तरह मुझे वहाँ बोलने से लाभ होता है, चला गया। कमजोरियों बहुत लाभ होता गया, और सत्संग भवन बन गया। बम्बई में सत्संग भवन श्री शिवनारायण जी नेमानी की बाड़ी में प्रतिदिन गीता पर मेरा प्रवचन होता, गीता की पढ़ाई भी होती। सत्संग में कुछ लोग नियमित रूप से गीता पढ़ते। सत्संग के लिए प्रतिदिन अच्छी संख्या में लोग आते। बीच बीच में बम्बई तथा बाहर के लोग, बड़े गणमान्य विद्वान पुरुष भी आया करते। यहाँ मारवाड़ी विद्यालय में गीता क्लास खोला गया था, वह भी चला करता था। बड़ी निष्ठा के साथ विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते। उन्होंने विद्यार्थियों में हमारे समाजवादी सच्चे नेता, जिनका कुछ ही दिन पहले निधन हुआ था, श्री राम मनोहर लोहिया भी थे, जो समय समय पर अपने भाषणों में इसका वर्णन किया करते थे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक